हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मैथ पेडागॉजी का पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे और ये सारे वही क्वेश्चन होंगे जो विगत वर्षों में किसी न किसी सीटेट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और ये 1200 से ज़्यादा प्रश्नों की सीरीज होगी और ये सारे वही क्वेश्चन होंगे जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। और इसकी संपूर्ण पेडागॉजी की प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी, आप लोग जाके देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है, गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या की जाती है। ऑप्शन बी में दिया गया है, गणित में सामान्यानुमान का क्षेत्र सीमित है। और सी ऑप्शन दिया गया है, गणित एक सार्वभौमिक विषय है। और डी ऑप्शन दिया गया है, संख्याएं, स्थान, मापन इत्यादि गणित के आधार हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं है। तो यहाँ जो दिया गया बी ऑप्शन, गणित में साम्यानुमान का क्षेत्र सीमित है, तो ये ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही गलत दिया गया है। जबकि यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है, गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या होती है, बिल्कुल सही है। गणित एक सार्वभौमिक विषय, ये भी सही दिया गया है। संख्याएं, स्थान, मापन इत्यादि गणित के आधार है, तो ये भी क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा जो बी ऑप्शन है यही बिल्कुल गलत दिया गया है। जो बी ऑप्शन वाला हमारा क्वेश्चन है यही क्या है, बिल्कुल ही गलत दिया गया बी वाला ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, प्रखर बुद्धि वाले बालकों में यह गुण नहीं होते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है, ये अधिक जिज्ञासु होते हैं। बी ऑप्शन दिया गया है, इनकी रुचि का क्षेत्र व्यापक होता है। सी ऑप्शन दिया गया है, ये बालक संवेगात्मक दृष्टि से अस्थायी होते हैं। और डी ऑप्शन दिया गया है, अल्प आयु से ही तर्क शक्ति का ज्ञान दृष्टिगोचर होता है। अब यहाँ पे पूछा गया है, इसमें से क्वेश्चन ये पूछा गया है, प्रखर बुद्धि वाले बालकों में कौन से गुण नहीं पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ये बालक संवेगात्मक दृष्टि से अस्थायी होते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत दिया गया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट है, ये गुण जो है प्रखर बुद्धि वाले बालकों में नहीं पाए जाते हैं। और एक पॉइंट ये याद रखना है आप लोगों को, ये बालक जो संवेगात्मक दृष्टि से कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, निम्न में से कौन भारतीय गणितज्ञ नहीं है। रामानुजम, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट या फिर पाइथागोरस। तो जो पाइथागोरस है यह भारतीय गणितज्ञ नहीं है। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट बताए गए, जैसे कि आर्यभट्ट, इनका जन्म भारत के बिहार राज्य के पाटलिपुत्र गांव में हुआ था, जिसे पटना कहते हैं। रामानुजम, इनका जन्म भारत के तमिलनाडु राज्य के इरोड गांव में हुआ था। वहीं जो ब्रह्मगुप्त थे, इनका जन्म राजस्थान राज्य के भीनमाल शहर में हुआ था। जबकि पाइथागोरस जो थे, ये प्राचीन यूनान के एक महान गणितज्ञ थे। कहाँ के थे, यूनान के थे। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, गणित का ज्ञान होता है, गणित का ज्ञान कैसा होता है, यथार्थ होता है, तार्किक होता है, क्रमबद्ध होता है या फिर यह सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा, गणित का ज्ञान यथार्थ भी होता है, तार्किक भी होता है और क्रमबद्ध भी होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये सभी ऑप्शन यहाँ पे सही दिए गए हैं। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विभिन्न वस्तुओं को समान नाम देना ही गणित है, यह कथन किसने कहा। विभिन्न वस्तुओं को समान नाम देना ही गणित है, यह कहा था हेनरी पोइनकेयर ने। किसने कहा था, हेनरी पोइनकेयर ने कहा था।
अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, गणित सार संग्रह नामक पुस्तक के लेखक हैं। गणित सार संग्रह पुस्तक के लेखक कौन है? महावीराचार्य। कौन है? महावीराचार्य। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में कौन सा कथन गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं है? गणित में संख्याओं, स्थानों, मापनों आदि का अध्ययन किया जाता है। गणित की अपनी भाषा, पद, प्रत्यय, सूत्र आदि होते हैं। गणित का ज्ञान तार्किक नहीं होता। और डी ऑप्शन दिया गया है, गणित का ज्ञान समस्त जगत में समान रूप का होता है। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही गलत दिया गया है कि गणित का ज्ञान तार्किक नहीं होता, जबकि गणित का ज्ञान क्या होता है? बेहद ही तार्किक होता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही गलत दिया गया है। और बाकी ऑप्शन जो दिए गए हैं ए, बी और डी, ये तीनों ही सही दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन वहां पूछा गया है, यहाँ पे एक गणित की अध्यापिका ने अपनी कक्षा में समक्ष निम्न प्रश्न रखा। ये जो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है नीचे, ये प्रश्न रखा है गणित के अध्यापिका ने, 4 अंकों 7, 8, 4, 6 को लीजिए। इस तरह से 4 अंकों वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनाएं कि कोई भी अंक उनमें दोबारा ना आए, अर्थात किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो। और फिर उसके बाद वे छात्रों से पूछती है, उसके बाद वो छात्रों से पूछती है, आपने जो दो संख्याएं बनाई हैं उनमें अंकों के क्रम के बारे में सोचिए। क्या आप बता सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या कैसे बनी? अपनी क्रियाविधि को लिखिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन उपयुक्त के संदर्भ में अति उपयुक्त है? अब यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है, छात्रों को अपने ही उत्तरों को खुद आंकने के लिए कहकर शिक्षिका छात्रों को आंकने में लगने वाले अपने समय को बचा रही है। बी ऑप्शन दिया गया है, शिक्षिका छात्रों को कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए व्यस्त रख रही है। उसके बाद सी ऑप्शन दिया गया है, शिक्षिका छात्रों द्वारा दिए गए उत्तरों में सम्मिलित उनकी जो है चिंतन प्रक्रिया को समझना चाहती है। और डी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, शिक्षिका उन छात्रों को भ्रमित कर रही है जिन्होंने सही उत्तर लिया है, ताकि वे उत्तरों की फिर दोबारा से जांच कर लें। तो यहाँ पे शिक्षिका क्यों ऐसा कर रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा, शिक्षिका छात्रों द्वारा दिए गए उत्तरों में सम्मिलित उनकी चिंतन प्रक्रिया को समझना चाहती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान कौन थे? तो वो थे श्रीनिवास रामानुजन। कौन थे? श्रीनिवास रामानुजन। अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए गए, जैसे कि आर्यभट्ट 5वीं शताब्दी के खगोल शास्त्री, ज्योतिषी और भौतिक विज्ञानी थे। वे गणित के क्षेत्र में गणित थे। 23 वर्ष की आयु में उन्होंने आर्यभट्टियम की रचना की, जो अपने समय के गणित का सारांश है। उसके बाद अगला पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, श्रीधराचार्य ने द्विघात समीकरण का सूत्र दिया था और हरीशचंद्र ने समूहों और बीजगणित के प्रतिनिधित्व का एक मौलिक सिद्धांत बनाया है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखने हैं। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय है। विचरण का विश्लेषण नामक जो विधि दी गई थी, ये दी गई थी R.A. फिशर के द्वारा। किसके द्वारा? R.A. फिशर के द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, केशव के पास 4/1/2 मीटर कपड़ा है। उसे एक शर्ट बनाने के लिए 1/1/2 मीटर कपड़े की जरूरत है। यह मानते हुए कि कोई अपव्यय नहीं है, कपड़े की दी गई लंबाई में कितनी कमीजें बनाई जा सकती हैं?
यह प्रश्न किसका उदाहरण है? तो यह प्रश्न सभी को मालूम होगा किसके उदाहरण है। इस प्रकार प्रश्न जो है ये सॉल्व किए जाते हैं भिन्न के द्वारा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह भिन्नों का विभाजन भाग का प्रश्न है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य छात्रों को किसी दिए गए संख्यात्मक आंकड़ों की केंद्रीय प्रवृत्तियों के विचार को विकसित करने में सहायता कर सकता है? किसमें केंद्रीय प्रवृत्तियों के विचार को विकसित करने में कौन सा जो है आंकड़ा उसमें हेल्प कर सकता है? अब यहाँ पे ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अब यहाँ पे ए नंबर दिया गया है, 100 लोगों से उनके पसंदीदा टीवी सीरियल के बारे में जानकारी एकत्रित करना। बी ऑप्शन दिया गया है, विकल्प 1 में प्राप्त जानकारी को पाई चार्ट का उपयोग करके दर्शाना। उसके बाद सी ऑप्शन दिया गया है, 100 अंक की परीक्षा में 50 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को वर्गीकृत करना और 10 के अंतराल में समूह बनाना। उसके बाद डी ऑप्शन दिया गया है, पाठ्य पुस्तक में दिए गए माध्य बहुलक और माध्यिका से संबंधित प्रश्नों को गाइड बुक या फिर कुंजी की मदद से हल करना। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 100 अंक की परीक्षा में 50 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को वर्गीकृत और 10 के अंतराल में समूह बनाना। यह जो है केंद्रीय प्रवृत्ति में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें संख्याओं का सामान्यीकरण और अर्थपूर्ण चिन्हों के उपयोग के साथ अभिकलन करना सम्मिलित है? तो सामान्यीकरण और अर्थपूर्ण चिन्हों के साथ अभिकलन करना सम्मिलित है बीजगणितीय सोच में। किसमें सम्मिलित है? बीजगणितीय सोच में सम्मिलित है। अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए गए हैं, जैसे कि बीजगणितीय सोच में संख्याओं का सामान्यीकरण और अर्थपूर्ण चिन्हों के उपयोग के साथ अभिकलन करना सम्मिलित है। बीजगणितीय सोच में अधोलिखित को शामिल किया जाता है। कौन कौन सी चीज़ें बीजगणितीय सोच में शामिल होती हैं? जैसे कि पैटर्न को पहचानना और उनका विश्लेषण करना, उनका अध्ययन करके संबंध स्थापित करना, सामान्यीकरण करना और उनमें होने वाली परिवर्तन का विश्लेषण करना। ये सारी चीज़ें सम्मिलित होती हैं बीजगणितीय सोच में। जबकि ज्यामितीय सोच, सांख्यिकीय सोच और संख्यात्मक सोच क्रमशः अपने विषयगत तक ही सीमित होती हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, 14 नंबर क्वेश्चन है, सुश्री समीना भिन्नों की अवधारणा प्रस्तुत कर रही हैं। उन्होंने 3 अधिगम गतिविधियों की योजना बनाई है। नंबर 1 में दिया गया है, श्याम पट्ट का प्रतीकात्मक रूप से भिन्नों को निरूपित करना। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, विभिन्न भिन्नों को आरेखों के साथ विविध तरीकों से निरूपित करना। और तीसरा ऑप्शन दिया गया है, विभिन्न भिन्नों को अमूर्त सामग्री के साथ निरूपित करने में छात्रों को संलग्न करना। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विभिन्न भिन्नों को यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, अवधारणा को अच्छी तरह से स्पष्ट करने के लिए इन क्रियाओं गतिविधियों को सबसे उचित क्रम में व्यवस्थित करने में उनकी सहायता कीजिए। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले जो पहला ऑप्शन होगा, विभिन्न भिन्नों को अमूर्त सामग्री के साथ निरूपित करने में छात्रों को संलग्न कराना चाहिए। फिर उसके बाद विभिन्न भिन्नों को आरेखों के साथ विविध तरीकों से निरूपित करना। और फिर उसके बाद क्या करना है, श्याम पट्ट का प्रतीकात्मक रूप से भिन्नों को निरूपित करना। तो यहाँ सबसे पहले थर्ड वाला ऑप्शन है, फिर सेकंड वाला है, फिर उसके बाद फर्स्ट वाला है।
तो इस क्वेश्चन के अनुसार हमारा यहाँ पे जो है ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, एक अध्यापिका छात्रों को कुछ वृत्त खींचने तथा उनकी त्रिज्या और व्यास मापने के लिए कहती है। इसके पश्चात वह छात्रों को प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या और व्यास के बीच संबंध को ज्ञात करने तथा उनके परिणामों का निष्कर्ष निकालने के लिए कहती है। यह विधि उदाहरण है, यह मतलब कौन सी विधि का उदाहरण है? तो यह उदाहरण है आगमनात्मक विधि का। किसका? आगमनात्मक उपागम का यह उदाहरण है। अब देखो यहाँ पे आगमनात्मक विधि के बारे में कुछ पॉइंट दिए गए हैं। आगमनात्मक विधि या फिर तर्क एक प्रकार का तर्क है जिसमें विशिष्ट अवलोकनों के एक समूह को एक सामान्य निष्कर्ष निकालना शामिल है। आगमनात्मक उपागम में शिक्षार्थियों को अभ्यास करने से पहले एक नियम का पता लगाना या ध्यान देना, स्वरूप और काम करना शामिल है। जैसे कि बीजगणित के जब सवाल कराए जाते हैं अलजेब्रा के, तो पहले क्या उसके नियम बताए जाते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करवाए जाते हैं क्वेश्चन। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं? आगमनात्मक विधि के द्वारा।